अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मुल्क की सियासी फ़िज़ा को एक बार फिर गरमा दिया है। उन्होंने एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू में एक बरतानवी नशरियाती इदारे को जो दिया था, उसमें उन्होंने ये जमहूरियत और आमरीत का तक़ाबली जायज़ा किया है और अपने तौर पर उन्होंने आमरीत के फ़यूज़ बयान किए हैं। उन्होंने फरमाया कि मुल्क में सिविलियंस जब भी आए उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है और ये बेसिकली फ़ौजी डिक्टेटर्स थे जिनका एहसान इस मुल्क को मिल्लत इस कौम पर है कि जिन्होंने आ करके और अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करके और मुल्क को फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दी है। परवेज़ मुशर्रफ साहब की इस मंतिक़ में कितनी जान है और हमारे सिविलियंस ने इस मुल्क का कितना बेड़ा गर्क किया है? इस मुल्क का बेड़ा गर्क बेसिकली सिविलियंस ने किया है या उन फौजी डिक्टेटर्स ने जो अपने काम से काम रखने के बजाय जिनको हुक्मरानी का शौक़ चल रहा था? ये है हमारा आज का मौजू। लेकिन इससे पहले साहिर लुधियानवी इस हवाले से क्या कहे गए थे वो आपको सुना दूँ। जहान कोहना के मफलूज फ़लसफ़ा दानों निज़ाम नौ के तकाज़े सवाल करते हैं, ये शाहराएँ इसी वास्ते बनी थीं क्या कि इन पे देश की जनता सिसक सिसक के मरे। ज़मीन क्या इसी कारण अनाज उगला था कि नस्ल आदम व हव्वा बिलक बिलक के मरे। मिले इसीलिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दुख्तरान वतन तार तार को तरसें। चमन को इसीलिए माली ने खून से सींचा था कि उसकी अपनी निगाहें बहार को तरसें। ज़मीं की क़ुव्वत तख्लीक़ के खुदावंदो, मिलों के मुंतज़िमों, सल्तनत के फ़र्जंदो, 50 लाख फसुर्दा गले सड़े ढांचे निज़ाम ज़र के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं। खामोश होंठों से दम तोड़ती निगाहों से बशर बशर के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं। इस सूरत हाल में कितनी तब्दीली आई है, जमहूरियत और आमरीत में क्या फ़र्क है, हमारे लिए सूदमंद क्या है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं PTI से इमरान इस्माइल साहब, जावेद अब्बासी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। दोनों मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। सर, इमरान इस्माइल साहब आपकी तरफ पहले आऊँगा। सर, ये मुझे बताइए, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपने अंजाम कार को देखते हुए या पता नहीं किस चीज़ को देखते हुए अचानक ये जो नई बहस छेड़ दी है, इसका नतीजा जो भी हो, लेकिन ये बहस इसे एक वक्त पे करने की ज़रूरत क्या पेश आई? नहीं, देखें, ये इस तरह के लोग जब लाइमलाइट लूज़ कर रहे होते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि उन्हें कोई पूछ नहीं रहा या उनका कहीं जिक्र नहीं आ रहा, तो वो कोई ऐसी चीज़ ऐसी बात वो कर देते हैं जिससे वो खबर में आ जाएं या उनके बारे में प्रोग्राम्स हों, उनके पीछे उनके इंटरव्यूज़ लेने के लिए टॉक शोज़ में उनको अप्रोच किया जाए, जिससे उनको एक ज़हनी तस्कीन मिलती होगी कि अभी भी मैं इम्पोर्टेंट हूँ, अभी भी मेरा कहा हुआ जो है वो दुनिया उसके ऊपर डिबेट करती है। तो ये एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलती होगी। इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी, कोई एक इंटरनेशनल एजेंडे पे वो काम कर रहे थे, ये भी नहीं मैं कह सकता, या वो कोई और उनको पैसे दे के काम करवा रहा है, ये भी हम नहीं कह सकते। तो इसके अलावा मुझे कोई चीज़ नजर नहीं आती। पैसे तो बहुत लेते हैं सर, वो एक लेक्चर उनका लाखों डॉलर में जाता है। ये अचानक ये फी सबीलिल्लाह इस तरह की साजिश करने की क्या जरूरत पेश आई उन्हें? नहीं, साजिश नहीं, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन इस बात की कि जी मेरी कही हुई बात पे पाकिस्तान में आज भी डिबेट छिड़ जाती है, मेरी कही हुई बात पे आज भी टीवी शोज हो जाते हैं, खबरों में मैं आ जाता हूँ, बस ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन चाहिए होगी उनको। जावेद अब्बासी साहब का रुख करेंगे। जावेद अब्बासी साहब, सर ये मुझे बताइएगा कि पिछले दिनों मुल्क की जो सियासी फ़िज़ा रही और अभी भी इसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग को जितना जुज़बुज़ किया, नून लीग ने जो भी रिस्पॉन्ड किया, ये तो जमहूरियत में ये सब चलता रहता है। अपोजिशन का काम है हुकूमतों को टफ टाइम देना, हुकूमतों का काम है अपोजिशन को रिस्पॉन्ड करना। आपके ख्याल में ये दोनों जमातों की जो अभी टग वॉर या टसल जो भी चली रही है, जो डेमोक्रेटिक है, बहरहाल आपके ख्याल में कहीं इससे तो परवेज़ मुशर्रफ साहब को इस शगुफे का ख्याल नहीं आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो मुझे आपके जो दूसरे गेस्ट की बिल्कुल आवाज़ नहीं आई कि उन्होंने क्या कहा, मैं सुन नहीं पाया। लेकिन जो परवेज़ मुशर्रफ साहब कह रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कि उन्होंने आज पाकिस्तान के लोगों के साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। ये बात करके कि आमरा ने इस मुल्क के लिए कोई बेहतरी की है और जमहूरियत में बेहतरी नहीं आई है। पाकिस्तान के आप अगर आज जरूरी हालात जो आज इस हालात से गुजर रहे हैं, इसका सबसे ज़्यादा रोल उनका अपना रहा है। इतने दिन इक़्तिदार में रहने के बावजूद परवेज़ मुशर्रफ साहब जो सारे इख्तियार उनके पास थे, न उन्होंने आइन की परवाह की, न उन्होंने अदालतों की परवाह की, न उन्होंने सियासी जमातों की परवाह की, और जाते हुए क्या छोड़ गए इस मुल्क में, अंधेरों को डुबो गए। इकानमी की हालत आप उस वक्त देख लें, कोई बड़ा डैम नहीं बना सके, कोई मोटरवे नहीं बना सके पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ कहते हैं कि कानून के बनाने की उस वक्त के
जजेस को नजरबंद किया गया है, सियासी जमातों को तोड़ा गया है, सियासी जमातों की लॉयल्टी चेंज की गई है। तो कौन सा एक कारनामा वो अपना बता देते, काश कि मैंने एक चीज पाकिस्तान के लिए बेहतरी की है। अब चूंकि वो पाकिस्तान की सियासत में रले रहने के लिए उन्होंने एक ऐसा बयान डाल दिया है, उन्होंने लोगों को बता दिया पाकिस्तान के लोगों में इख्तिलाफ हो सकता है, सियासी जमातों में इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के रहने वाला बच्चा इस बात पर दलील करता है और यकीन करता है कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उस जमहूरियत में है, जमहूरियत ही पाकिस्तान की बका है। और आज तक पाकिस्तान में जो बेहतरी आई है वो जमहूरी हुकूमतों ने किया है। उस मुल्क को आइन दिया है तो जमहूरी हुक्मराना ने दिया है। इस मुल्क में न्यूक्लियर हुआ है, न्यूक्लियर स्टेट बनाई गई थी, जमहूरी हुक्मराना का कारनामा है। इस मुल्क के अंदर डैम्स बनाए गए हैं, इस मुल्क के मोटरवे बनाई गई है, इस मुल्क की बेहतरी लाई गई है इकानमी में। ये सारी उस वक्त हुई है जब जमहूरी हुकूमतें थी। परवेज मुशर्रफ साहब अगर इतने पॉपुलर थे तो वो जब आए थे तो आपने उनका हाल देखा था कि जब वो कह रहे थे कि मैं काफी उतरूंगा तो मेरे पास दुनिया ही दुनिया होगी, तो फिर अपना केस का मुकाबला किए बगैर पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो मैं नहीं समझता कि उनकी इस बात में कोई वजह है। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, सर ये मुझे बताइए, पाकिस्तान तोड़ने में उन्हें फौज का किरदार नजर नहीं आया। परवेज मुशर्रफ साहब ने फरमाया पाकिस्तान तोड़ने में फौज नहीं भुट्टो का कसूर था, यानी ये इल्ज़ाम भी उन्होंने महज एक सियासतदान के कंधे पे रखा और खुद बरीउज़ ज़िम्मा हो गए। आपके ख्याल में इंसाफ हुआ है सर? नहीं, देखें कि कोई भी पाकिस्तानी जो है कोई किसी भी जमात से ताल्लुक़ हो या वो वैसे आम सिविलियन हो जिसका किसी जमात से ताल्लुक़ ना भी हो, पाकिस्तान में कोई शख्स डिक्टेटरशिप को सपोर्ट नहीं कर सकता। भले जितने अच्छे काम डिक्टेटरशिप में हो, जितने बुरे काम आपकी सिविलियन हुकूमत ने किए हो, कोई परवाह नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि हमारा मुस्तकबिल, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जमहूरियत से वाबस्ता है। हमें अपनी जमहूरियत की खराबियों को दूर करना है, न कि डिक्टेटरशिप की तरफ हमें मुड़ के देखना है। ये क्यों मुशर्रफ साहब ये बात कह रहे हैं, या क्यों कोई डिक्टेटर ये कह सकता है कि जी मेरे दौर में तरक्की हुई, वो सिर्फ इसलिए कि न जाने क्यों क्या हिकमत अमली है मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी सिविलियन हुकूमतें आती हैं वो लोकल गवर्नमेंट को पैरालाइज कर देती हैं। और जब भी डिक्टेटरशिप की हुकूमत आती है, कोई डिक्टेटर आता है, तो क्योंकि उसके पास नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली की सपोर्ट नहीं होती, तो वो अपनी सपोर्ट ढूंढता है ग्रास रूट पॉलिटिक्स में, यहाँ पे लोकल सिस्टम के अंदर। उस लोकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने की वजह से जो डेवलपमेंट होती है उसका वो क्रेडिट लेता है कि ये मैंने किया, और सिविलियन हुकूमत आते साथ ही उसको पैरालाइज करती है और अपने MNA MPs के थ्रू फंड डिस्ट्रीब्यूट करने या तरक्की करने की कोशिश करती है ताकि उनकी सीटें मजबूत रहें। ये एक बेसिक फ्लॉ है सिविलियन हुकूमत का। जो सर जावेद अब्बासी साहब, अगर इमरान इस्माइल साहब का ये तज्जिया दुरुस्त है तो आप मुझे ये बताएंगे कि ये ऐसा क्यों करती हैं हमारी पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स? मैंने आपसे पहले भी कहा है जी कि इमरान इस्माइल साहब की आवाज़ मुझ तक पहुंचती नहीं है, तो मुझे तो नहीं पता कि मैंने क्या कर। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, मैं बता देता हूँ, इमरान इस्माइल साहब का फरमाना है कि पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स जो हैं वो आकर लोकल बॉडीज़ जो हैं इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली के अमल को रोक देती हैं, जबकि डिक्टेटर्स ऐसा नहीं करते, इसलिए उनकी मकबूलियत भी ज़्यादा होती है क्योंकि उससे अवाम को फ्यूज़ पहुँचते हैं। आपके ख्याल में हमारे पॉलिटिकली इलेक्टेड लोग, हमारी गवर्नमेंट्स ऐसा क्यों नहीं करती, लोगों को एक आम सतह तक ग्रास रूट लेवल पे जाके रिलीफ क्यों नहीं दिया जाता? देखिए इंतखाबात लोकल गवर्नमेंट के हो गए हैं, लोकल गवर्नमेंट के सारा सिस्टम प्लेस है, और पाकिस्तान के अंदर तो जमहूरियत ने कहाँ दी गई और कितनी जमहूरी हुकूमतें आई और उन्होंने कितना अपना टाइम पूरा किया है। अब जमहूरियत हुकूमत आती है तो किस तरह आती रही है, और तो 2 साल, को 2.5 साल, को 1.5 साल, को 3 साल के बगैर उनको ज़्यादा काम करने की इजाज़त ही नहीं गई, और उसी तरह खार किया जाता रहा है और एक हुकूमत को हटाने के लिए सरकार इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान इस्माइल साहब की दिमाग जो है वो आजकल क्योंकि उनमें इक़्तिदार में पहुंचने के लिए वो कुछ शेरी जरूर ढूंढ रहे हैं। चाहते कोई तरीका हो हम इक़्तिदार में आ जाए। हमने उनको बार बार कहा है कि आप पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करें, आप पाकिस्तान में सुबह आपको मिला हुआ है उसमें जाकर आप अपने सूबे की हालत बेहतर करें, पाकिस्तान के लोगों के लिए मिसाल बनाएं कि आपने खैबर पख्तूनख्वा दूसरे सूबों से सबसे ज़्यादा बेहतर किया है। सबसे आवाम के पास जाएं, वोट लेके आएं। और राइट सर, जावेद अब्बासी साहब खता कलामी माफ़ कीजिएगा सर, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं। पीपल्स पार्टी से आजिज़ धामरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आजिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये मुझे बताइए, हम जमहूरियत और अमरीत का तकाबली जायज़ा कर लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुशर्रफ साहब ने अभी जो शोशा छोड़ा है, आपके ख्याल में उन्हें ये ख्याल इस वक्त क्यों चल रहा है? ये हमारे सियासतदानों की, हमारी सियासी जमातों की आपस की जो एक इस वक्त टसल देखने में आ रही है, इसकी वजह से उनको शय मिली है या कोई और बात है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा आप टो करने की कोशिश कर रहे हैं मुशर्रफ साहब? क्योंकि आसिफ जरदारी साहब भी इस वक्त इस मौजूदा जमहूरियत से खुश नज़र नहीं आते हैं। उन्होंने भी नवाज शरीफ साहब को अपने एक बयान की रूह से तनकीद का निशाना बनाया है। फरमाते हैं नवाज शरीफ की हटदर्मी से जमहूरियत को शदीद नुकसान पहुंचा, ईद के बाद मुल्क गिर इंतखाबी मुहिम का ऐलान भी कर दिया। क्या कहेंगे? देखें जी, अगर हम कंपेयर करेंगे आमरीत और जमहूरियत को, और जनरल मुशर्रफ ने जिस तरह बयान दिया कि इस मुल्क में जितनी भी गड़बड़ या मुल्क जो टूटा वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में टूटा, मेरे ख्याल में उन तमाम सियासी कारकुनों की तौहीन के मुतरादिफ एक स्टेटमेंट है जिसकी हम मजम्मत भी करते हैं कि वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे ये इल्ज़ाम लगाए कि उनकी वजह से मुल्क टूटा। ये एक बहुत बड़ी डिबेट है और बड़ी तवील इस पर बहस की जा सकती है। और आपको भी मालूम है कि सेनेट चेयरमैन ने भी जो कोयटा में जो स्टेटमेंट दिए हैं उसको जरा वो देखेंगे क्या जमहूरियत और आमरीतों में फर्क रहा है। आमरों ने हमेशा आइन की वॉल्यूशन की है और वो कहते हैं कि रियासत और आइन में जब हम फर्क महसूस करेंगे तो रियासत पहले होनी चाहिए, मगर आपको ये मालूम होगा कि रियासत जो है वो बगैर आइन नहीं चल सकती। और ये भी आपको मालूम होगा कि जमहूरी हुकूमत जो है वो थ्रू असेंबली के, आइन में कोई अमेंडमेंट करनी होती है तो थ्रू असेंबली के हम करते हैं, और आमिर जब आते हैं तो वालिशन करते हैं और आइन को जो है वो रद्दी की टोकरी कह के वो फेंक देते हैं। तो क्या कौमों के लिए आइन की कोई हैसियत नहीं रहती? अदरवाइज अगर सिविल हुकूमत में या जमहूरी दौरों के अंदर अवाम के सामने या अवाम के लिए कोई भी काम न करने वाली हुकूमत को बिलाखिर 5 साल के बाद अवाम के पास जाना पड़ता है और अवाम खुद उसको उनकी गवर्नेंस के बिहार पर फैसले करती रहती है और ये ट्रांजेक्शन चलती रहे। अगर सर आपका नुक्ता तो कन्वे हो गया, लेकिन यहाँ एक नया सवाल पैदा हुआ है। इमरान इस्माइल साहब, सर मुझे ये बताइएगा, आपके ख्याल में हमारे मुल्क में अगर आमिरों को, माजी से लेकर के और मौजूदा दौर तक की बात कर रहा हूँ, अगर हमारे मुल्क में आमिरों को सज़ा देने का रिवाज होता, उन्हें निशान इबरत बनाया जाता, तो क्या हमारे मुल्क में कोई और आमिर पैदा हो सकता था? किसी की जरूरत हो सकती थी कि आइन को वायलेट करने का ख्याल उसके दिमाग में आ सके? एक आमिर ये हरकत करता है, उसके बाद उस पर आर्टिकल 6 लगाने की बातें होती हैं, उसके बाद उसको पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स की मौजूदगी में और मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है। देखिए, ये एक बड़ी सेंसिटिव डिबेट है और इसको अगर आप करना चाहें तो लेट्स डू इट। पाकिस्तान में बिला मुबालगा पाकिस्तान में आर्मी जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी रूलर या रूलिंग जमात रही है, चाहे वो सिविलियन हुकूमत हो या वो डिक्टेटरशिप की सूरत में तो ज़ाहिर सामने होती है। सिविलियन हुकूमत में भी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है और आर्मी की मौजूदगी में, आर्मी के होते हुए आप ये काम नहीं कर सकते। ये आप कोई सिविलियन हुकूमत ये अपने अंदर जुर्रत नहीं पाती कोई ये काम कर सके कि वो किसी एक्स आर्मी जनरल को जो है वो सज़ा दे दे या लटका दे या उसको कोई ऐसा कानून बना के कर ले कि वो उसमें, क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो चारों तरफ से दुश्मनों में घिरा हुआ है, अलावा माँ सिवाय चाइना के, इवन अफ़गानिस्तान हमारा दुश्मन हुआ पड़ा हुआ है, ईरान से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, आप हर तरफ देखें पाकिस्तान एक टेंशन है पाकिस्तान को बॉर्डर्स के ऊपर। इंडिया हमारे गर्दन पे सांस ले रहा होता है, ऑल द टाइम इंडिया इज ब्रीदिंग डाउन आवर नेक कि ज़रा पाकिस्तान में कमज़ोरी हो और इंडिया कोई पंगा करे उसके अंदर, वो उनके अपने पॉलिटिकल हालात की वजह से। इस सूरत हाल में, और वॉर ऑन टेरर, इस सूरत हाल में पाकिस्तान आर्मी वो वाहिद इदारा है पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की सालमियत का जामिन है, जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों को, पाकिस्तान को बचा के रखता है उन साजिशों से जो पाकिस्तान के खिलाफ होती है। बिला मुबालगा मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन कोई हुकूमत जो है, जमहूरी हुकूमत, वो बगैर पाकिस्तान आर्मी को ऑन बोर्ड लिए, अफवाज पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लिए वो नहीं चल पाती। ये पाकिस्तान के अंदर है एक चीज़। और आप समझते हैं कि अगर कोई हुकूमत जो है वो कहने को तो बड़ा वो भड़के मारते हैं सारे कि जी हम मुशर्रफ को आर्टिकल 6 के अंदर ट्राई करेंगे, हम फलां करेंगे। इसी हुकूमत ने, इससे पिछली हुकूमत ने हाथ पे काली पट्टी बांध के उनको सदर मान के उनसे ओत लिया था। यही PMLN वालों ने, यही पीपल्स पार्टी थी जो मुशर्रफ के साथ उस वक्त खड़ी हुई। जब इलेक्शन के बाद आए तो मुशर्रफ सदर पाकिस्तान रहे और पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर आया। तो ये चीज़ों में पाकिस्तान को इवॉल्व होने में टाइम चाहिए, थोड़ा सा पाकिस्तान को वक्त दें। पाकिस्तान अभी बहुत यंग है, 70 साल का मुल्क है, कोई हमारी हज़ारों बरसों की हमारी हिस्ट्री नहीं है। पाकिस्तान में सिस्टम को इवॉल्व होने में
चीज़ों को मजबूत होने में, जमहूरियत को मजबूत होने में टाइम लगेगा, लेकिन हमें किसी सूरत जमहूरियत को डीरेल नहीं करना। हमने जमहूरियत की जो राइट, जावेद अब्बासी साहब ये मुझे बताइएगा सर, ये सारी जो गुफ्तगू है इससे एक अजीब कंफ्यूजन सी जो है वो पैदा हो रही है, लेकिन इस पूरी कंफ्यूजन के माहौल में एक चीज़ खुशाइंद है और वो ये कि एक और रिटायर्ड जर्नल असलम बेग साहब ने इस एक अस्करी आमरीत की हिमायत की, पुरजोर तरदीद की है, मजम्मत की है, और मुझे लगता है कि शायद ये एक हमारे सियासतदानों के लिए साइफ रिलीफ भी हो सकता है कि फ़ौज में इस तरह के कोई नुक्ता नज़र नहीं पाया जाता, ये सिर्फ मुशर्रफ साहब की अपनी ज़ाती इख्तरा है। क्या फरमाएंगे? नहीं है कि हमारे अफवाज जो है उन्होंने दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शुमार होता है, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने टेररिज्म को खत्म करने के लिए अभी रिसेंट जो कुर्बानियाँ दी है, लाजवाब कुर्बानियाँ। अफवाज पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ही ज़्यादातर लोगों में यही बात जरूर पाई जा सकती है, कहते थे कि हमने आइन की पासदारी करनी है, हमने आइन को आगे लेकर चलना है, हमने पाकिस्तान को जमहूरी मुल्क बनाना है, अपने पाकिस्तान को दुनिया के दूसरे ममालिकों के साथ में खड़ा करना है। और उसी वक्त मुमकिन हो सकता है कि यहाँ तक मजबूत जमहूरियत होगी, मीडिया आज़ाद होगा, राय की आज़ादी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी, तो इसमें तो शायद नहीं कह सकता कि पाकिस्तान का जो इंस्टीट्यूशन आदमी के लिए ऐसा सोच है। परवेज मुशर्रफ साहब जैसे कोई तारा आजमाए, परवेज मुशर्रफ साहब की काफी दूर सोच हो सकती है, लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब तो न इस वक्त पाकिस्तान आर्मी की तर्जमान है, न उनकी बात पाकिस्तान आर्मी की बात समझी जा सकती है, और न ही पाकिस्तान आर्मी मुझे यकीन है कि वो इनकी बात जो है वो पाई करती है। वैसे आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ से चले गए, अदालतों में पेश नहीं हुए, उनके ऊपर मुकदमात है, मुकदमात का पेश नहीं कर रहे हैं और बाहर बैठे हुए और ऐसी बातें कर रहे हैं। इस तरह बिल्कुल मुझे पता ही है कि पाकिस्तान का जो आर्मी का इंस्टीट्यूशन है वो पाकिस्तान से टेररिज्म को खत्म करता है। वो कहता है कि ठीक है, प्रोजेक्ट जो है वो उनको मुकम्मल किया जाए, और उनकी ये ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान का जो मुल्क है वो इस्लामिकली स्ट्रॉन्ग हो, ताकि पाकिस्तान के लोगों की खिदमत हो सके, पाकिस्तान में यहाँ खुशहाली आ सके, पाकिस्तान के जो लोग मुश्किलात और तकलीफ हो तकलीफ दूर की जाए। जावेद साहब, यहाँ कथा कलामी करनी पड़ी, मुझे आजिज धामरा साहब के पास जाऊंगा। आजिज साहब, सर मुझे ये बताइए, मुशर्रफ साहब के पास अगर वो डिबेट करने पे आए तो शायद ये एक बयान, ये एक दलील भी उनके पास होगी, मैं इसको बाय नहीं करता, लेकिन कहने को कि आमिरों ने मुल्क को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जैसे इदारा दिया जिसकी दुनिया भर में धूम थी, अब उसका हमारे सिविलियंस ने क्या हाल किया। ये मैं मुशर्रफ साहब की ज़ुबानी बयान कर रहा हूँ। आमिरों ने डैम बनाए, हम एक कालाबाग डैम पर आज मुत्तफिक नहीं हो सके। आपके ख्याल में हमारी जमहूरी हुकूमतें, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून या और जो मुस्लिम लीगें जितनी भी आई हैं, ये हमारे मुल्क को महज एक डैम क्यों नहीं दे सकी? क्या कहेंगे? देखें, हम जब आमिरों की बात करेंगे तो उनका जो फर्स्ट स्टेप होता है इस मुल्क के जो आइन है उसकी वायलेशन से होता है। जहाँ स्टार्ट जब आप पहला कदम उठाते हैं वो स्टार्ट होता है। बीइंग अभी जो डिबेट हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी जो है वो बड़ी ताकतवर है, देखें बीइंग इंस्टीट्यूट में मेरी भी ख्वाहिश है बीइंग पाकिस्तानी कि हमारे मुल्क की आर्मी जितनी मजबूत है इससे 100 गुना ज्यादा मजबूत हो, और उसमें मुझे फख्र महसूस होगा कि पाकिस्तान की आर्मी इतनी मजबूत हो कि दुश्मन ममालिक को पाकिस्तान की तरफ देखने के लिए कहीं सोच भी ना आ जाए ना। जहाँ तक सोल्जर के हवाले से बात है तो बिल्कुल पाकिस्तान की आर्मी मजबूत है और हमें उस पर फख्र है, उससे ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। मगर जब हम बात करते हैं सिविलियन गवर्नमेंट की, उसमें जो वक्ती बवक्त आमरों ने जो मुदाखलत की है उससे ये बिल्कुल नहीं होता कि टोटल इंस्टीट्यूट जो है वो उसमें इन्वॉल्व होता है। उसमें चंद जहन जो है वो बैठ के एक चीज बनाते हैं और फिर इन्वॉल्वमेंट होती है। कई अफसरान हैं फौज के जिन्होंने वायलेशन नहीं की और वो इस बात के कतन खिलाफ भी है। तो इसलिए मैं कहा कि ये तवील डिबेट, और जहां तक आपने डैम की बात की या लोकल बॉडी की इलेक्शन के हवाले से जो बातें चलती है आमरों के दौर में, तो जाहिर है जब असेंबलियां मौजूद नहीं होती हैं तो उनके पास यही एक ऑप्शन होता है कि वो अपनी मनमानी की इजारादारी कायम करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। मगर आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जब आप 2 मिसालें देते हैं कि जनरल ज़िया की हुकूमत के बाद इसमें जितनी गड़बड़ हुई है वो आप करप्शन की करते हैं, वो आप असलियत की कहते हैं, वो आप मंशियात की कहते हैं, इसमें तो खैर दो राय नहीं है, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है। सर यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। ब्रेक के बाद इमरान आपकी तरफ आऊँगा इंशाअल्लाह ताला और इस डिबेट को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है अपने मेहमानों से। इमरान इस्माइल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल आपकी तरफ थ्रो कर दूं। सर, ये डिक्टेटरशिप तो एक रविश का, मिजाज का, एक ख़ास कैफियत का नाम है। हमारी सियासी जमातों में भी तो डिक्टेटरशिप पाई जाती है,
खान साहब को भी काफ़ी डिक्टेटरशिप का ताना दिया जाता है कि उनके आगे किसी का चिराग नहीं जलता। वहाँ जरदारी साहब और फिर नवाज शरीफ साहब को भी इसी तरह के एलिगेशंस लगाए जाते हैं। आपके ख्याल में हमारी सियासी जमातें भी इस आमरीत की से किसी हद तक मुतासिर हैं? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मैं जो आपसे ब्रेक से पहले बात करना चाह रहा था वो ये है कि हम जब मैं कहता हूँ तो मेरा मकसद सिविलियन गवर्नमेंट से या पॉलिटिकल पार्टियों से है कि जब भी मुल्क में कोई आफाती सूरत हाल आती है, सैलाब आ जाए, खुदा ना खास्ता कोई जल्जला आ जाए, कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए, कोई बड़ा हादसा हो जाए, सानिया हो जाए, हमें किसकी याद आती है? कौम सारी किस तरफ देखती है? पाकिस्तान आर्मी। सैलाब होगी वो अपनी बोट्स ला के बचाएंगे, जल्जला आएगा पाकिस्तान आर्मी अपने हेलीकॉप्टर और जहाज़ों में आएगी और उनके ग्राउंड पे भी उनके लोग काम कर रहे होंगे। हमें मेडिकल कैंप लगाने पाकिस्तान आर्मी की ज़रूरत है। हमें कोई काम करना हो, आग बुझानी है, टैंकर उलट गया, वहाँ लोग जल के मर गए, कौन हेल्प करेगा? पाकिस्तान आर्मी आएगी। मेरा सवाल ये है कि हमारी जो सिविलियन गवर्नमेंट अरबों खरबों रुपया खर्च करती है, ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये फलाने 112 वो दंके, बड़े बड़े नाम हमारे पास मौजूद हैं। कभी आपने नूरुल आरफीन साहब मुझे सवाल का जवाब दें, कभी आपने एक्शन में देखा है कि पीडीएमए जो है प्रोविंशियल या एनडीएमए जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट वो काम कर रही हो? कभी आपने देखा है कि उनकी गाड़ियां आई हों, उनके बंदे आए हों? और आप बजट पूछ लें कितना है? अरबों रुपया। तो जब आप कौम की उम्मीदें बंधाते हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट से जिसका काम पाकिस्तान की सरहद की दिफा करना है, जब हर काम के लिए आप उसकी तरफ कौम को दिखाते हैं कि देखो तुम्हारा मसीहा तुम्हें बचाने वाला, तुम्हें दवाई पहुंचाने वाला, तुम्हें अस्पताल पहुंचाने वाला, तुम्हारी आग बुझाने वाला, तुम्हारे घर जल्जले में जो टूट गए उनको वापस बनाने वाला, उनसे तुम्हारे बच्चों को निकालने वाला एक इदारा है, वो है पाकिस्तान आर्मी। और ये जब आप सेंस देते हैं लोगों को कि वो अपना मसीहा के तौर पर पाकिस्तान आर्मी को देख रहे होते हैं, तो वो फिर कोई हक बचाने में वो ये बात आज करने में कि जी हम पाकिस्तान के लोगों के मसीहा हैं या हम पाकिस्तान को बचाने वाले हैं। आप सर जरा पाकिस्तान की सियासी जमातों में जो आमरीत का अंसर नजर आता है उस तरफ आ जाइए। जी, पाकिस्तान की सियासी जमातों में भी आमरीत का अंसर नजर आता है, लेकिन बहरहाल वो एक जमहूरी जमात तो है। वो इलेक्शन लड़के तो आते हैं, वो कहीं काबिज तो नहीं हो जाते किसी डिक्टेटर की तरह आके ऊपर से, वो इम्पोज तो नहीं कर सकते। अच्छा, इमरान खान साहब डिक्टेटर हैं अपनी पार्टी में, उनको जवाब देना पड़ता है? कतई नहीं। मैं आपको हल्फन ये बात कह सकता हूँ कि हमारी जब कोर कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, इजलास होता है, तो कई बार खान साहब की प्रपोजल को या उनकी सजेशंस को हम टर्न डाउन कर देते हैं, डिबेट करते हैं उनकी बात के ऊपर कि ये ठीक नहीं कह रहे आप, इस तरह नहीं हो सकता मामला, और उनकी बात को या पोस्टपोन किया जाता है या उसको समझ लें कि रिजेक्ट किया जाता है। मैं सख्त लफ्ज़ कह रहा हूँ कि रिजेक्ट भी किया जाता है कि नहीं खान साहब इस तरह ये नहीं हो सकती बात। बाय मेजॉरिटी वोटिंग से हम काम कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर बिल्कुल किसी ऐप से पाके, मैं समझ गया। अच्छा आजिज धामरा साहब, सर मुझे ये बताइए, निसार खोड़ो साहब का फरमाना है कि मुल्क के तमाम मसाइल आमरीत की पैदा करदा हैं। सर तमाम मसाइल अगर आमरीत ने पैदा कर दिए तो हमारी जमहूरी हुकूमतों ने क्यों उन मसाइल का हल अब तक नहीं दिया? चाहे मुल्क में जमहूरी हुकूमत आए हुए 1 घंटा हुआ हो, उस 1 घंटे में किसी एक आदमी को रिलीफ क्यों नहीं दिया जा सका? कोई जवाब तरसने की जरूरत क्या पेश आई? देखें, इस मुल्क में जब हम सिविलियन हुकूमत को, हुक्मरानों को देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे कारनामे हैं जो सिविलियन हुक्मरानों के खाते में है। आपके हिंदुस्तान के भुट्टो के दौर और उनके जमहूरी इदारों की मजबूती, आइन देने की बात होगी, अब वो सिविलियन हुकूमत का है। और दूसरी बात यह है कि जो सिविलियन हुकूमतें आती हैं वो आवाम की वोट से आती हैं, वो काबिलों के नहीं आती हैं। आमरों के दौर के अंदर मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ जनरल ज़िया उल हक के दौर का आप मुआवजा करें, उसमें क्या अकाई है वो बयान करें, और उन्होंने पाकिस्तान को कहाँ जाके खड़ा कर दिया कि आज तक हम भुगत रहे हैं आज के शोलों के अंदर, उसमें आपको मालूम हो जाएगा। क्योंकि मेरे को अगर टाइम देंगे तो मैं डिटेल में ये सारी तफसीलें आपको बताने के लिए तैयार हूँ। मगर बावजूद इस बात के कि जो तमाम डिजास्टर भी इमरान इस्माइल साहब जो बात कर रहे थे कि मुल्क में जब जल्जले आते हैं, जब कोई डिजास्टर नेचुरली आ जाता है तो वो पाकिस्तान आर्मी आती है, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वाहिद एक मुनज़्ज़म इदारा जो है वो पाकिस्तान आर्मी है। जो नेचुरल डिजास्टर किसी मुल्कों के अंदर आएंगे तो ये इंतजार नहीं किया जाएगा कि इसमें जो है वो सिविलियन हुक्मरान या सिविलियन अफसरान आए और उस चीज को कंट्रोल करें। ये पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान का एक मुनज़्ज़म इदारा है, इस लिहाज से वो बिल्कुल नेचुरल डिजास्टर में आगे आते हैं। मगर उसका कतई ये मकसद नहीं है कि चंद एक शख्स या
आइन की वायलेशन करे और उस पर जो है मुल्क जो है वो पीछे चला जाए। अब तक किसी हुकूमत को मौका नहीं मिला कि वो अपना टेन्योर पूरा करे, सिवाय एक के जो लास्ट गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की गुजरी थी, उसमें भी जो जनरल ज़िया ने आइन में जो 8वीं तरमीम लगा दी थी कि एक शख्स ऐवान सदर में बैठ इस कौम के लाखों और करोड़ों आवाम के लोगों से अगर वो उड़ा दें, हटा दें, तो उसका जो आदत था वो भी खत्म किया। फिर 18th अमेंडमेंट के थ्रू। अच्छा जावेद अब्बासी साहब, सर मुझे ये बताइएगा कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी मुशर्रफ साहब की क्लास ली है, लाहौर में हैं वो, और उन्होंने कहा है कि परवेज मुशर्रफ आइन शिकन और आवाम दुश्मन है। सर ये बात तो तकरीबन पूरा पाकिस्तान जानता है, लेकिन ये मुझे बताइए कि ऐसे आइन शिकन, ऐसे दंदान शिकन, ऐसे आइन शिकन लोगों को कोई दंदान शिकन जवाब क्यों नहीं दिया गया? परवेज मुशर्रफ साहब जब पाकिस्तान में थे तो उन्हें निशान इबरत क्यों नहीं बनाया गया? नून लीग ने उनको जाने क्यों दिया? तो भी आप देखेंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा जब सिस्टम जो वो शुरू हुआ था, लाइफ के लिए एक किया गया था, उसका ट्रायल शुरू हो गया था। उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया है, बीमारी का बहाना बनाने के बाद जो आज वो कहते हैं मैं बड़ा पॉपुलर हूँ, आज वो कहते हैं मुझे बड़ी सपोर्ट हासिल है, आज वो जो कहते हैं कि मेरा निज़ाम लोग याद करते हैं और मेरा दोस्त याद करते हैं, तो फिर उन्हें एक तरह बाहर से बहाना करके अदालत में जाके फिर बताना चाहिए था कि मेरा नाम इसी ऐसे है, मैं दुबई जा रहा हूँ, मुझे ऐसी बीमारी है। आपने बताया कि कितना से जहाँ पहले हॉस्पिटल में रहे हैं, दिल्ली में, कराची में फेल हो गए, और फिर उन्होंने वहाँ बोर्ड बना और बोर्ड के डॉक्टर ने कहा कि उनकी बीमारी का इलाज है वो वहाँ होगा, और वहाँ से चले गए। अगर तो वो पॉपुलर थे, वो मजबूत थे, वो पाकिस्तान के लोग उनके साथ थे, फिर अपना ट्रायल का जो है सामना करना चाहिए था। उन्होंने लिख के दिया अदालत में कि मजबूरी जो है अपना इलाज करके आऊँगा तो वापस आऊँगा, और बाहर जाके देख दिया और कर दिए। इन्होंने आइन को कुछ वक्त आइन को तोड़ा था, उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत का खात्मा किया था, उन्होंने सपोर्ट किया अदालतों के को नजर बंद किया था। ये वो सारे एलिगेशन है उनके खिलाफ, बड़ा अच्छा होता है कि उसका सामना करते, लेकिन मेरा ख्याल है कि वक्त आएगा कि उन्हें एक दिन इन अदालतों का सामना करना पड़ेगा और इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा जब तक उनका केस अल्लाह की अदालत में। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, सर मुझे ये बताइएगा, फजलुर रहमान साहब और आसमा जहांगीर साहिबा ने जमहूरियत के दिफा की कसम खा ली है। आसमा जहांगीर साहिबा से की बारे में तो बात नहीं करूँगा, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने जिस चीज़ के दिफा की कसम खाई है वो जमहूरियत है या वो कुछ नशिस्तें हैं जो उनको मुस्तकबिल करीब में दी जानी है, जिसका वादा उनसे किया गया है? क्या कहेंगे आप? देखिए बड़ा फनी अभी ये बात कर रहे थे जावेद साहब, क्योंकि वो अगर मुशर्रफ इतने पॉपुलर हैं कि पाकिस्तान की आवाम उनके साथ है लाखों, तो उनको पाकिस्तान रुकना चाहिए था, मुकदमात का सामना करते। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं यही बात नवाज शरीफ के ऊपर टर्न करता हूँ कि जब मुशर्रफ का डिक्टेटरशिप लगी थी और नवाज शरीफ साहब जेल गए थे, तो जब क्यों सुलहनामा लिख के पाकिस्तान से बाहर चले गए थे? वो तो पाकिस्तान के बहुत बड़े, बहुत पॉपुलर लीडर थे, रहते यहाँ पे सोबतें झेलते, आवाम में आते, निकालते जुलूस रैलियां। ये तो जद्दा जाके मजे कर रहे थे, महलों में रह रहे थे, यहाँ माफीनामा लिख के निकल गए थे। अब उसको मुशर्रफ को क्या कहना कि जी वो पॉपुलर नहीं है इसलिए यहाँ से भाग के चला गया? आपने खुद ये काम किया, उसमें क्या है? ये तो मुझे कोई उसमें चीज़ नज़र नहीं आई। नंबर 2, जो आपने मुझसे सवाल किया, ये मफाद परस्त हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान जो है, ये हर हुकूमत के साथ होते हैं, जो हुकूमत वक्त हो उसके साथ ये मौजूद होते हैं, इनका सर्वाइवल नहीं है उसके बगैर। मौलाना फजलुर रहमान या JUIF ऐसी चीज़ है कि समझे उनके लिए हुकूमत में ना रहना ऐसा है जैसे मछली पानी के बगैर। सर आपने कूजे में, इमरान इस्माइल साहब आपने कूजे में दरिया बंद कर दिया, इसलिए मेरा नहीं ख्याल है कि इससे आगे मजीद इस बहस को ले जाना चाहिए। नाजरीन, मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियत निकाल कर हमारे शो को रौनक बख्शी। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। आमरीत या जमहूरियत क्या बेहतर है, इसका फैसला ज़ाहिर है अवाम पाकिस्तान ने करना है। कितनी आसाइशें हंसती रहीं ऐवानों में, कितने दर मेरी जवानी पे सदा बंद रहे, कितने हाथों ने बुने अतलसो कमखाब, मगर मेरे मलबूस की तकदीर में पैवंद रहे। दुआ है कि अहले वतन की मलबूस पर तकदीर ने जो पैवंद लगा रखे हैं उनका दरमा भी कोई मसीहा करे। इसी के साथ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।